जंगलों को नियंत्रित एवं प्रशासित करने के लिए अनेक कानून भी बनाए। इससे जंगल पर आश्रित गड़रियों एवं ग्रामीण लोगों के जीवन पर परिवर्तन आए। नए औपनिवेशिक कानूनों के अंतर्गत ग्रामीणों, चरवाहों और गड़रियों का जंगलों में आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब जंगल से भेड़ बकरियां, गाय भैंसों आदि पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना वो भी दुर्लभ हो गया। नीचे दिए गए बॉक्स में संक्षेप में बताया गया है कि किस प्रकार औपनिवेशिक कानून, विशेषकर जंगलों से संबंधित कानून, ने पूर्वोत्तर भारत पर प्रभाव डाला। और इस संदर्भ में पूर्वोत्तर भारत में जंगल से संबंधित औपनिवेशिक नीतियां उल्लेखनीय है, जो हम यहां पर देखेंगे। नीचे पर आप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में जंगल से संबंधित औपनिवेशिक नीतियां क्या है, बॉक्स में देखिए। बंगाल में रेलवे की शुरुआत एक निर्णायक घटना थी, जिससे असम की जंगल से संबंधित नीतियों में एक परिवर्तन आया। उस समय असम बंगाल प्रांत का एक हिस्सा था। अब ये नीतियां उदार न होकर हस्तक्षेपवादी हो गई। जैसे जैसे रेलवे के सायनयानों की मांग बढ़ी, वैसे वैसे असम का वह जंगल, जो व्यवसायिक दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं था, राजस्व कमाने का एक आकर्षक संसाधन बन गया। और उन दिनों का असम आज के 7 पूर्वोत्तर राज्यों से मिलकर बनता था। आई बात समझ में? देखिए 1861 और 1878 के बीच 269 वर्ग मील का विस्तृत जंगल आरक्षित घोषित कर दिया गया। सन 1894 तक यह क्षेत्र 3683 वर्ग मील का हो गया और यह बढ़ते बढ़ते 19वीं सदी के अंत तक 2,61 वर्ग मील का हो गया, जिसमें कुल प्रांत का 42.2% क्षेत्रफल था। सॉरी 20,000, 2 लाख नहीं, 20,061 वर्ग मील का हो गया, और जिसमें कुल प्रांत का 42.2% क्षेत्रफल था। इसमें से 3,609 वर्ग मील को आरक्षित रखा गया था। इसमें गौर करने की बात यह भी है कि जंगल का वो बड़ा क्षेत्र जिसमें आदिवासी समुदाय का निवास था और जो सदियों से वहां जीवन यापन करते आए थे, भी प्रशासकीय नियंत्रण में आ गई। पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी जनजातीय समुदाय जंगलों से संबंध होकर प्रकृति के साथ मैत्रीपूर्ण जीवन जीते थे। जहां आदिवासी जीवन था, उनके जीवन में भी हस्तक्षेप पड़ गया। आई बात समझ में? यानी यूं कहा जाए, जैसे हमारे लिए उस समय जंगल से जो फायदे हमारे मवेशियों को होता था, गड़ेरियों को होता था, वो आज उस वक्त चलकर एक व्यवसाय का केंद्र बन गया। यानी जहां से वो व्यवसाय करने लगे, उन्होंने देखना शुरू किया कि जब बंगाल से असम तक का रेलवे शुरू हो गया, तो रेलवे में जो कोचेस बने, उसमें कोचेस से वो वहां से वहां तक का जाने आने का, उन्होंने हर जगह पर यह देखा कि किस तरीके से हमसे वो पैसे वसूल कर सके, जिस वजह से हम लोग क्या हो गए, धीरे धीरे उनके अंतर्गत आते चले गए। हर नियम के अंतर्गत हम लोग उनके अंतर्गत आते चले गए, उनके अंदर चले आए और वो हम पर राज करने लगे। हमसे ही, हमारी चीजों से ही, मतलब उन्हीं के बनस्पत वो पैसे कमाने लगे और हम गंवाने लगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट चलिए, उपनिवेशवाद ने लोगों की आवाजाही को भी बढ़ाया। आवाजाही जो यहां से वहां जाने का जो क्षेत्र था वो बढ़ा। व्यवसाय का, मतलब एक तरह से यूं कहा जाए कि व्यवसाय का संचार हुआ। भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आना जाना चलता रहा। और जैसे आज के झारखंड प्रदेश से उन दिनों बहुत से लोग चाय बागानों में मजदूरी करने के उद्देश्य से असम आए, उन्हीं दिनों एक नए मध्य वर्ग का भी उदय हुआ, जो मुख्यतः बंगाल और मद्रास क्षेत्र में था। उसमें वे लोग थे जिनकी उपनिवेशवादी शासन ने देश के विभिन्न भागों से सेवा के लिए चुना था, जो सेवा के अंतर्गत आए। इसके अलावा विभिन्न पेशेवर लोग जैसे डॉक्टर एवं वकील, इन सरकारी सेवा कर्मियों और व्यवसायियों को का भी बहुत आवागमन होता रहा। और यह आवागमन भारत तक ही सीमित नहीं रहा। यह केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु क्या हो रहा, ये उपनिवेशवादी शासन ने भारतीय मजदूरों एवं दक्ष सेवा कर्मियों को जहाजों के माध्यम से सुदूर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में स्थित अन्य उपनिवेशों में भी भेजा। यानी हमारे ही श्रमिकों को उन्होंने जहाजों से दूर भेजा। यानी यहीं से एक मध्यम वर्ग जन्म लिया। देखिए, गौर कीजिए इसके ऊपर, जो सेवा में कार्यरत हुए, यानी ब्रिटिश के अंडर में वो काम करने लगे,
उसमें डॉक्टर हो, वकील हो, मजदूर हो, तरह तरह के लोग आ गए, सेवा कर्मी बने और उन लोगों को वो अपने फायदे और अपने इस्तेमाल के लिए यहां से दूसरे देशों में भी भेजा जहां पर उनके शासन चलता था, ऐसे अन्य देशों में भी। और हम रोजगार हेतु वहां जाने लगे, काम करने लगे। एक तरह से ये देखिए, आज जो हम लोग ये जो चलन देखते हैं कि यहां से भारत छोड़कर हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं या बाहर जाके काम कर रहे हैं, यूं कहा जाए इसका चलन वहीं से शुरू हुआ जहां इस बात की नींव रखी गई। और इसका एक वजह भी था, क्योंकि हम भारतीय जो थे रोजगार के लिए कम पैसे में भी काम करने के लिए इच्छुक हो गए। और आज भी अगर यूं कहा जाए, हमारे यहां के लोग बाहर जाते हैं, अगर वो अमेरिका जा रहे हैं काम करने के लिए, कहीं भी बाहर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनके बनस्पत हमें, भले ही ये चीज हो सकता है कि हमें डॉलर में पैसे मिल रहे हैं, हम पैसे बाहरी उन लोगों के हिसाब से प्राप्त कर रहे हैं, हमारे लिए जो अधिक है, लेकिन अगर हम वहां काम कर रहे हैं, हम अगर भारतीय मजदूर वहां जा रहे हैं, भारतीय डॉक्टर वहां जा रहे हैं, भारतीय प्रोफेसर वहां जा रहे हैं, वहां के बनस्पत उन्हें उसके लिए पैसे कम दिए जा रहे हैं। बात को समझ में आई? लेकिन हमारे लिए वो ज्यादा बने, इसलिए हम वहां जाने लगे, हम अपने अर्थ उपार्जन हेतु वहां चलने के लिए तैयार हो गए और अनजाने में कहीं ना कहीं इस बात की नुकसान हमें उठाना पड़ा। कितने लोग तो जहाज पर रास्ते में ही मर जाते थे, देखिए, क्योंकि उस वक्त इतनी आसानी से मतलब आवाजाही नहीं हो सकता था। कितने ऐसे लोग थे जो रास्ते में मर गए, उनके परिवार ऐसे ही बिखर गया, खत्म हो गया, मर जाते थे। जाने वाले अधिकांश लोगों में से कुछ तो कभी लौट कर ही नहीं आए, जो वहीं रह गए, उनका कोई अता पता ही नहीं चला। और आज उन भारतीयों के वंशजों को भारतीय मूल का माना जाता है। दुनिया के अनेक देशों में भारतीय मूल के लोग पाए जाते हैं, जो वस्तुतः भारत की उपनिवेशवादी शासन के दौरान उन देशों में पहुंचे। जो लोग यहां से चले गए, जिनका कोई नामो निशान नहीं मिला, जो कभी लौट कर फिर नहीं आए, वहीं बस गए। और यूं कहा गया कि वहां जो भारतीय कुल के लोग बने, वो शायद वही लोग थे, ऐसा माना गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको हम लोग यहां तक देखें, इस बात को आप लोग भी देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उपनिवेशवाद किस तरीके से किसी जीवन प्रणाली में किस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ता है। और चूंकि ये कहा जाता है कि हम भारतीय इतने साल तक गुलामी झेले, उसकी अवस्था को झेले, तो हमारे अंदर गुलामी जो है समा गया और हम मजबूरी में वैसे वैसे काम करने भी लगे, जुट गए, और कहीं ना कहीं अनजाने में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कमजोर होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे डीएम करेंगे, फिर नेक्स्ट को हम लोग नेक्स्ट जो भी रहेगा उसको आगे लेकर चलेंगे। ऑल द बेस्ट। और चलते चलते फिर वही कहूंगा, अगर आपको कहीं ना कहीं ये चीज अच्छे लग रहे हैं, अगर मेरे क्लास अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग असेंबल हो जाइए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं लाइव क्लास ले सकूं, और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऑल द बेस्ट।